नरेंद्र मोदी की छवि को आप कैसे देखते हैं? 2014 से लेकर 2026 तक की हम तुलना करें और इस पूरे इमेज बिल्डिंग को आप कैसे देखते हैं? मोदी एक प्यादे हैं जिसकी वजह से भारत में जो दखल अंदाजी कई दशकों तक कई शक्तियां नहीं कर सकती थी वो कर सकती। उनमें जो एरोगेंस है, उनमें जो तानाशाह है, इज अ एरोगेंस ऑफ इंफीरियरिटी। मोदी एक फिनोमिना नहीं है, मोदी एक हैपनिंग है। द राइज ऑफ मोदी फ्रॉम सीएम टू पीएम वो पूरी तरह से एक सिंथेटिक और मैकेनिकल है। 2014 से लेके आज तक की कोई भी इलेक्शन में बहुमत से वो चुन के नहीं आए। मोदी जी सिर्फ अपनी ड्रेस, अपनी चेहरा, अपनी कॉस्ट्यूम्स, अपनी कैमरा, अपनी छवि, इतना ही ध्यान देना है उनको। एक बार उन्होंने खुद कहा था, मैं आई एम नॉन बायोलॉजिकल, विच इज एब्सोल्युटली। आरएसएस को कुली जैसा यूज करती है, ऑपरेट वो इजराइल से होती है। मोदी बस उनका फेस है जो बायोलॉजिकल फेस है। आरएसएस वो संस्था है जिन्हें कोई आइडियोलॉजी नहीं है, नफरत उनकी आइडियोलॉजी। समझिए, मोदी हम और आपसे ज्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं, वो बलाढ्य लगते हैं, वो महान लगते हैं, वो विराट लगते हैं, वो है नहीं। उनके पीछे जो काम कर रहे हैं, जो हिंदुस्तानी है नहीं, जो हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, वो विराट है। इंदिरा जी को ऐसा कोई नहीं बना सकता था क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी और देशभक्ति और दिमाग था उनका। इतने इंटेलेक्चुअल जीनियस अगर मोदी होते तो आइंस्टाइन के बाद मोदी ही थे। कहानी में ये कहते हैं, मेरे मामा ने मुझे कैनवास बुक दी थे जब कैनवास आए नहीं आई थी, और इन्होंने डिजिटल कैमरा से फोटो तब खींची जब डिजिटल कैमरा नहीं आया। हाँ। इनकी डिग्री माइक्रोसॉफ्ट की लिपि में जब तब छपी जब माइक्रोसॉफ्ट आई नहीं थी। तो ये एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और जब गोरों के साथ या अपने से सशक्त और बलशाली आदमी के सामने जाते हैं तो वो हंसते हैं, और हिंदुस्तान में आते तो गुस्सैल चेहरा करते हैं, जो उनको कहा गया है कि देश की जनता आपको डरी रहे। ह्यूमन बीइंग नरेंद्र मोदी, एज ए ह्यूमन बीइंग नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर सकते। उनको अपने आकाओं से परमिशन लेनी पड़ती है, और जो आका बोले वही कर सकते हैं। जब गाड़ी चलती है तब तो ऊपर तार से बिजली लेती है, जब ब्रेक लगता है तब ये इंजन जनरेटर बन जाता है और ऊपर तार को वापस बिजली देता है। ये है आधुनिक तकनीक का कमाल, ये है हमारे पंत प्रधान जी का बड़ा विजन देश के लिए। मोदी इज कॉम्प्रोमाइज। इसका मतलब क्या है, ये पूरा एपिसोड। दोस्तों नमस्कार, और आप सभी का एक नए और बहुत ही अलग एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। 2014 के बाद अगर इस देश की बात करें तो इस देश में कुछ भी होता है उसके लिए एक शख्स को जिम्मेदार बताया जाता है, वो है नरेंद्र मोदी। इस देश में जो सारी चीज़ें होती हैं वो मोदी जी की वजह से होता है, वो मास्टर स्ट्रोक होता है। अब नरेंद्र मोदी बंगाल में जाते हैं और वहाँ पर कुछ खाते हैं तो उसके लिए भी बताया जाता है कि वो कैसे मास्टर स्ट्रोक है। नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को भारत में बुलाते हैं, वो भी मास्टर स्ट्रोक हो जाता है। जब पाकिस्तान मध्यस्थी करता है ईरान और अमेरिका के बीच में तो हम कैसे दलाल नहीं हैं वो बताते हुए हम बताते हैं कि हम कैसे मास्टर स्ट्रोक होता है। ऐसे में जब हर एक चीज़ नरेंद्र मोदी ही हैं तो मुझे लगा कि इसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी एज अ पर्सोना किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी हम यूएस के बेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं, कभी डोनाल्ड ट्रंप हमें हेल होल कहते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री सहित सब कुछ चुप बैठते हैं। कभी हम डोनाल्ड ट्रंप को अहमदाबाद में बुलाकर माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बार बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मध्यस्थी की उसका एक तरीके से क्रेडिट लेते हैं और हम कुछ नहीं कह पाते हैं। तो कभी हम बताते हैं कि हम कैसे दुनिया के सुपर पावर हैं, तो कभी जब देश दुनिया भर में कई सारी बातें हो रही रहती हैं इजराइल के खिलाफ तो हम चुप बैठ जाते हैं। ऐसे में जो एक पर्सोना है वो कैसे होगा उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, और चर्चा करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हैं। और शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ इस एपिसोड के लिए। राजू परोलेकर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। आप और मैं, हम भी आज काले काले शर्ट में ही नजर आ रहे हैं। हम डिलिमिटेशन के खिलाफ तो हैं लेकिन एमके स्टाइलिंग के साथ मोदी जी के सभा में काला पहनना अलाउड नहीं। तो सर शुरुआत इसी से करते हैं कि ये पर्सोना जो एक इमेज बिल्डिंग हुआ है 2014 से,
एक बार कभी 56 इंच की छाती की बात होती है तो कभी हम विश्व गुरु बन जाते हैं, तो कभी ये बताया जाता है कि दुनिया भर में कैसे हमारा डंका बज रहा है, तो कभी ऐसी रियलिटी भी आ जाती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चलता है और कोई तीसरा देश उस पर अपनी बात रखता है और सीज फायर का ऐलान करता है। कभी यूएस हमसे कहता है कि रशिया से आपको तेल खरीदने की हम अनुमति देते हैं। तो एक कंफ्यूज्ड पर्सोना जो है उस पर आज चर्चा करना चाहते थे। नरेंद्र मोदी की छवि को आप कैसे देखते हैं? 2014 से लेकर 2026 तक की हम तुलना करें और इस पूरे इमेज बिल्डिंग को आप कैसे देखते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी नाम की व्यक्ति को हम थोड़ी देर के लिए बाजू रखते हैं। आपने मीट जॉम डो नाम की फिल्म देखी होगी या नहीं देखी होगी, मुझे पता नहीं, इंग्लिश फिल्म है। वो नहीं देखी होगी तभी अपने अमिताभ बच्चन की एक नहीं चली थी फिल्म मैं आज़ाद हूँ, उसमें से अमिताभ बच्चन का किरदार आज़ाद का था। वो आज़ाद को बनाया जाता है, वो देखी थी, जो जावेद साहब ने लिखी थी। शबाना आजमी थी उसमें, टीनू आनंद ने बनाई थी वो फिल्म। तो मोदी राजीव शुक्ला की कार्यक्रम में शायद बोल चुके हैं और वही सही है। वैसे वो कन्नड़ पत्रिका में खुद इंजीनियर है ऐसा दावा कर चुके हैं, लेकिन राजीव शुक्ला की एक इनफॉर्मल कार्यक्रम में वो बोले हैं कि मैं कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और ये भाषण में भी उन्होंने कई बार वो किया, और यही सच है। एज अ पर्सन, और कोई पढ़ा लिखा नहीं होना कोई गुनाह नहीं है, और वो कोई प्रधानमंत्री बनने या ना बनने की काबिलियत या नाकाबिलियत भी नहीं मानता मैं। मोदी एक प्यादे हैं जो बहुत आसान है कई चीज़ों के लिए, कई लोगों के लिए, कई संस्थाओं के लिए, जिसकी वजह से भारत में जो दखल अंदाजी कई दशकों तक कई शक्तियां नहीं कर सकती थी वो कर सकती। एक तो भारत में क्रोनीज जो हैं, आज आप देख रहे हैं 2-4 लोग पूरे भारत को ओन करने लगे हैं। भारत की जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है वो भी ओन करने लगे हैं। फिर इजराइल जैसा एक देश, जो प्रधानमंत्री नेहरू थे उनके प्लेन को भी उन्होंने गिराने की कोशिश की थी। ये बात प्रधानमंत्री ने बाद में संसद में बताई जब नेहरू ने। इजराइल एज अ कंट्री हमारा बाद में ठीक रिश्ता रहा है, लेकिन ज़ायोनिज्म से हमारा विरोध कायम रहा भारत का, और फिलिस्तीन हमारा भाई रहा। और ये गुटनिरपेक्षता की जो कुछ और मानवीय सभ्यता की कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं उसमें से एक है ये आज की तारीख में। ये भारत का रवैया रहा था, भारत का स्वभाव रहा था। अटल जी भी प्रधानमंत्री बने, उसमें बदलाव नहीं आया था। वहाँ एक ऐसा वीक शख्सियत की ज़रूरत थी, ताकतों को, जो ये चीज़ बदल दे। एशियन सबकॉन्टिनेंट में ऐसे एक ताकतवर, यानी जिसका बड़ा मार्केट है, 1.5 बिलियन जनसंख्या है, उस देश में इन्फिल्ट्रेट करके, उस देश में एक ऐसी टेररिस्ट संस्था को पूरी तरह से इन्फिल्ट्रेट करके, उनकी मस्तिष्क को प्रोपागंडा से इन्फिल्ट्रेट करके ये सारे समीकरण गलत कर दे, ताकि ज़ायोनिज्म, क्रोनिज्म और मोसाद, CIA, डीप स्टेट, इनकी ताकत जो भारत में हस्तक्षेप नहीं कर पा रही थी वो कर पाए। इसलिए शुरू से मोदी जी के करियर में आपने अब देखा होगा, अब तो ये पब्लिक डोमेन में आ चुका है कि शुरू से अमेरिका में और विदेश में, जब वो सत्ता में नहीं थे, मुख्यमंत्री भी नहीं थे, तो मोदी जाते थे, जो फकीर आदमी थे तब। हाँ, वो कहानियां बात की, यानी भगवा कपड़ा पहना, वो भगवे से, धर्म से उनका कोई संबंध नहीं। ही इज जस्ट आजाद ऑफ मोसाद, ही इज आजाद ऑफ CIA, ही इज आजाद ऑफ ऑल फॉरेन हैंड, दोज हु वांट टू
interfere in Indian politics, Indian economy and Indian social structure. आरएसएस वो संस्था है जिन्हें कोई आइडियोलॉजी नहीं है, नफरत उनकी आइडियोलॉजी है, लेकिन सिर्फ नफरत के बल पे कोई सत्ता में नहीं आ सकता था, ऐसी स्थिति थी। तो उन्हें ये ताकतें जो हैं 60s के, धीरज झा ने उसके ऊपर बहुत अच्छा इनका इंटरव्यू है, आप देख सकते हैं कि 60 के दशक से ही जनसंघ का आरएसएस का इजराइल से रिश्ता रहा है। इजराइल से यानी ज़ायोनिज्म से, रॉथस्चाइल्ड से। इजराइल का मतलब यहूदी नहीं, यहूदी बहुत अन्य लोगों की तरह अपने हम और आपकी तरह एक यहूदी भी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह ज़ायोनिस्ट माइंडसेट की बात कर रहे हैं, यानी जैसे आप और हम हिंदू है लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं, वैसे यहूदी ज़ायोनिस्ट नहीं होता, हर यहूदी। ये बात समझने लायक है। ज़ायोनिस्ट को मेरे पास हिंदी शब्द नहीं है, इसलिए उसको वही समझे। तो ये सारी ताकतें जो मोदी जी को जो कर रही थी, वो इसलिए कर रही थी कि ही इज नॉट अ पावरफुल पर्सनालिटी। उनमें जो एरोगेंस है, उनमें जो तानाशाह है, इज अ एरोगेंस ऑफ इंफीरियरिटी। और ऐसी ताकतों को ऐसा ही एक तानाशाह चाहिए। देखिए अफ्रीका में जहाँ यानी इजिप्ट में जहाँ उन्होंने तख्ता पलट करके, यानी क्यूबा में फिडल से पहले ये ताकतों ने तख्ता पलट करके जो एक तानाशाह बिठाया, वो ऐसे ही रहा है, एरोगेंट, अय्याश और इनके कहने पे चलने वाला। मोदी एक फिनोमिना नहीं है, मोदी एक हैपनिंग है। तो मोदी हाथ में लगने के बाद उनका राइज जो है वो अनफॉर्चुनेटली, उनके फॉर्चुनेटली, लेकिन बाकी देश के अनफॉर्चुनेटली इज अ डिजास्टर फॉर इंडिया, ऐसा मनमोहन सिंह ने कहा था। तो छत्र छाया में अडवाणी जी के उनका जो राइज हुआ, फिर बाल ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के अहमद पटेल भी उनको समर्पित रहे। ये सारी चीजें जब होती रही तब लोग सोच नहीं सके, वो लोग भी सोच नहीं सके कि वो एक प्यादे हैं जिनके जरिए इस देश का जो बना बनाया एक स्ट्रक्चर है और देश को एक शक्ति बना के रखा है। आज हमारे पास एटम बम है, जो ना होने की वजह से ईरान वो दुबला है, दुर्बल है, वरना ईरान कितना पावरफुल देश है। वो सब हमारा बना बनाया जो गुलिस्तान है, उसमें हाथ डालने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी, वो मिल गए। तो द राइज ऑफ मोदी फ्रॉम सीएम टू पीएम वो पूरी तरह से एक सिंथेटिक और मैकेनिकल है। मुझे इसमें कोई संकोच नहीं कहने में कि 2014 से लेके आज तक की कोई भी इलेक्शन में बहुमत से वो चुन के नहीं आए। अच्छा, ये मैन्युफैक्चर्ड है सब कुछ। 1900 तो क्लियर कट मैन्युफैक्चर्ड है। आज तो वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन का, वो भी भंग करते हैं खुद और चुनाव आयोग रोकता नहीं, तो मैन्युफैक्चर्ड नहीं तो क्या, तो सर्वर तो बाकी चीजें हैं, ईवीएम और बात है। क्योंकि जो परसेंटेज में कांग्रेस और विपक्ष के डिक्लाइन और बीजेपी के राइज जो है 2014 की बात करो, वो भी ऑर्गेनिक नहीं है। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है और इसके ऊपर बहुत सारी बातें बोली जा सकती है, लेकिन हाँ, आपने एक कल्ट फिगर के बारे में पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो वो एरोगेंस ऑफ इंफीरियरिटी से क्या होता कि आप एक दिन में देखिए, ऐसा है कि ज़ायोनिस्टों का सबसे बड़ा बिजनेस क्या है? क्रेडिट कार्ड, ब्याज। दुनिया भर में कर्जे में जो लोग, देश और बैंक्स हैं, वो रॉथस्चाइल्ड की संपत्ति है। तो आपको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें जो है उसमें उलझा के रखने के लिए आपकी जो कैश की लिक्विड की पावर है वो कम करनी चाहिए। कोई भी सेंसिबल देश या कैबिनेट या सामुदायिक नेतृत्व जहाँ है, या इवन इंटेलिजेंट लीडरशिप, इवन ट्रेड जिसके तानाशाह की तरह इंदिरा जी जैसे,
वो भी देशभक्त है तो वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये अंततः आम जनता के खिलाफ और क्रोनीज के पक्ष में और मेनली रॉथस्चाइल्ड के पक्ष में जाएगा। लेकिन एक दिन में 2016 को 8 नवंबर को 8 बजे आके मोदी जी ने नोटबंदी कर दी। उससे ब्लैक मनी कम नहीं हुआ। आज देखिए टेंडर जो है छपी हुए नोट वो तो मार्केट में घूम रहे हैं भरपूर, और आप बीजेपी के राजनेताओं की गाड़ियां खोल के देखेंगे तो बहुत मिलेंगी, या उनके साथ जो बिल्डर्स और बाकी जो उद्योग जो ऐसे फ्रॉड उद्योग चलाते हैं उनके। लेकिन हुआ यूं कि कैश को एक ब्लैक जैसा रंग दिया गया, यानी 20,000 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, आप जीपे करो। अब ये सारा आपने इजराइल से जोड़ दिया है। इन्होंने अभी जो एमओयू किए हैं वो आप देखिए, तो अल्टीमेटली ये कोई देशभक्त व्यक्ति नहीं करता। देशभक्त नहीं समझो तो भी मेधावी, अगर ब्रेनी आदमी है, इंटेलेक्चुअल है, तो वो समझ जाता है ये मेरे देश के लिए ठीक नहीं है, इतने लोगों का नुकसान हो सकता है। वो नहीं कर पाता। ये वही व्यक्ति कर पाता जिसका ईगो मसाज करने से, आप गोरे हो, आप ईगो मसाज करते हो, आपको चढ़ाते हो, आप कुछ भी कर सकते हो और थोड़े डराते भी हो, क्योंकि आप उनके स्कूल में पढ़े हो, स्कूल में यानी डीप स्टेट में। तो वो मोदी जी कर सकते हैं। हर डिसीजन उनका जो है, जैसे चीन का नाम ना लेना, चीन के आक्रमण को स्वीकार ना करना, अरुणाचल के गांव बदले हैं उसको स्वीकार ना करना, चीन ने भारत पे आक्रमण करने के बाद जनरल जब पूछ रहा है कि आदेश क्या है, तब कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर एक फ्री एंड फेयर डिसीजन लेने के बजाय रक्षा मंत्री द्वारा अपना मैसेज देना, जो उचित है वो करो। ये कायरता अपने मालिक के साथ गद्दारी ना करने की वाली कायरता है। ये व्यक्ति की नहीं है, ये वो उस हैपनिंग की है जिसका नाम आपने लिया है मोदी। कई लोगों को आश्चर्य लगता है कि इतने पढ़े लिखे विद्वान हैं, इतने डॉक्टर्स हैं, इतने IITians हैं, वो इस ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होने वाले और देश के लिए बहुत गलत और डिजास्टरस डिसीजन लेने वाले आदमी के चक्कर में कैसे फंस रहे हैं। वो उस आदमी के चक्कर में नहीं फंस रहे, वो मोसाद से कंट्रोल किए हुए प्रोपागेंडा मशीनरी के चक्कर में फंस रहे हैं। मोदी जी सिर्फ अपनी ड्रेस, अपनी चेहरा, अपनी कॉस्ट्यूम्स, अपनी कैमरा, अपनी छवि, इतना ही ध्यान देना है उनको इससे ज्यादा सोचने की अनुमति ही नहीं है। बाकी सारी चीजें बस मोदी एक नेपथ्य के लिए खड़े हैं। जैसे पुराने जमाने में संस्थानों में राजा रहते थे ना, चलाते थे ब्रिटिश, लेकिन राजा का चेहरा होता था। हाँ। तो जो इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ के भी फंस चुके हैं, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्रिलियंट प्रोपेगेंडिस्ट मशीनरी जो सैकड़ों सालों में विकसित की है ज़ायोनिस्टों ने, उसके चंगुल में फंसे। उन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम नरेंद्र मोदी रखा है। आपको लगता है वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी, क्योंकि आप जाके मैं आजाद हूं फिल्म देखना तो आपको पता चल जाएगा। उन स्क्रिप्ट है, ग्लिसरीन स्क्रिप्ट है, टेलीप्रॉम्प्टर स्क्रिप्ट है, गलतियां भी स्क्रिप्ट है, सही भी स्क्रिप्ट है, कहीं खाएंगे वो भी स्क्रिप्ट है, बोट भी स्क्रिप्ट है, एम्बुलेंस जाएगी वो भी स्क्रिप्ट है, नहीं जाएगी वो भी स्क्रिप्ट है, कोई चक्कर आके गिरा तो मैं देखूंगा भी नहीं, क्योंकि वो मानवीय संवेदना है, वो स्क्रिप्ट में लिखा नहीं है, मैं निकल गया। जो ह्यूमन है वो रोबो जैसा बिहेव नहीं कर सकता। इसलिए एक बार उन्होंने खुद कहा था, मैं आई एम नॉन बायोलॉजिकल, which is absolutely true. Which is absolutely true. He is a project. It's a project of Mossad. एक व्यक्ति पकड़कर अगर नरेंद्र मोदी को आप सोचने लगोगे, उनका नफरत करने लगोगे, उनका द्वेष करने लगोगे, उनको गाली देने लगोगे, तो अभी आप कभी जीत नहीं सकते।
इट्स लाइक अ मशीन। आपको मैं एक कहानी बताता हूं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजियों ने स्टालिनग्राड पर जब हमला किया तो ही वॉज कॉट नैपिंग, मीन्स स्टालिन वॉज कॉट नैपिंग। स्टालिन को कभी लगा ही नहीं था। अब तो बहुत उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी वजह, ये सच है कि उसके नेतृत्व की वजह से आखिर रशिया बच गया और अमेरिका के इतिहास में पहली और आखिरी जंग उन्होंने जीती। बाद में अमेरिका सिर्फ फिल्मों में जीतते हैं, जंग तो उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ भी नहीं जीती। तो लेकिन वो उस वक्त हिल गया था। कई महीने बीत गए, इनिशियल स्टेज पे सोवियत आर्मी की हर चीज तहस नहस हो गई। यहां तक कि जनता को भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अब स्टालिन भी बहुत शॉक था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इसका मुकाबला कैसे करे। उसने अपने आप को संवारा, ठीक किया। उसके बाद एक स्पीच है उसकी फेमस मातृभूमि के लिए, वो आप सुनिए। वो उसने उस वक्त कम्युनिज्म को बाजू में रखा, वहां मातृभूमि वाली बात आ गई। तो वो स्पीच उन्होंने दी वगैरह, बहुत सारी चीजें हुई उसके बाद। मैं इस डिटेल्स में नहीं जाता क्योंकि वो अपनी मेन कहानी नहीं है, मैं उस कहानी पे तो मार्शल जुकोव जो थे, जिनकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रशियन जीत के एक महत्वपूर्ण सेनानी यानी सेनापति थे वो, लाल सेना के, रेड आर्मी के। बहुत आगे जाकर जब एक्चुअल स्टालिनग्राड में लड़ने लगे सोवियत्स भी, मॉस्को में लड़ने लगे, लेनिनग्राड की जो एनसर्कलमेंट हुई थी वहां लड़ने लगे, तो सिर्फ बचाव का युद्ध काफी नहीं था, हमला करना जरूरी था। तब जब मीटिंग हुई तो स्टालिन के सामने कई जनरल्स बैठे थे और उसमें मार्शल जुकोव थे जो मुख्य सेनानी थे। युद्ध के बाद उनकी परेड में घोड़े पे, सफेद घोड़े पे आते हैं वो, आपने देखा होगा वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद जो स्टालिन ने रेड स्क्वायर में जो उसने सलामी ली, उसमें मार्शल जुकोव आगे रेड सफेद घोड़े पे। मार्शल जुकोव पे बहुत सारी किताबें हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। वो एक महान सेनानियों में दुनिया के इतिहास में माने जाते हैं। तो उनके सामने एक दूसरे जनरल ने ये बात रखी कि द प्रॉब्लम इज नॉट हिटलर, द प्रॉब्लम इज नाजी एंड लुफ्तवाफे आर्मी ऑफ नाजी Germany. They behave like a machine. They are machine. They are like a machine and they are advanced machine. So it is difficult to handle their aggression. वो एक के पीछे एक जंग जीतते जा रहे हैं और उनको हैंडल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तब मार्शल जुकोव का जो एक लाइन है वो यहाँ बराबर लागू होता है। तब मार्शल जुकोव साहब ने ये कहा था कि लिसन, मे बी इट इज डिफिकल्ट, ये वो तो रशियन में बोले थे, मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ। इफ दे आर मशीन देन मशीन कैन बी डिसमेंटल्ड। तो मोदी व्यक्ति नहीं है, मोदी व्यक्ति को आप छोड़ ही दीजिए। ये जो मशीन है वो डीप स्टेट ने खड़ी की हुई है। उसमें आपको आपके पड़ोसी दिखेंगे, उनमें भी मोदी हैं थोड़े से। उनमें आपके कुछ रिश्तेदार दिखेंगे, उनमें से थोड़े मोदी हैं। आपके नीचे जो अंकल है जिनकी अंबेडकर जी की वजह से छुट्टियां मिली उनको और नेहरू की वजह से फेलोशिप मिली थी जवानी में, वो भी मोदी मोदी कर रहे हैं, उनमें भी मोदी है। ये मशीनरी काम कर रही हैं जो आरएसएस को कुली जैसा यूज करती है। ऑपरेट वो इजराइल से होती है। मोदी बस उनका फेस है जो बायोलॉजिकल फेस है।
इसलिए मोदी जी ने अपनी पर्सन को, एज अ पर्सन मोदी को अलग करने की कोशिश की सोच के कि आई एम नॉन बायोलॉजिकल, यानी मैं नहीं हूं। जैसे वो आजाद कहता है कि अरे यार मैं वो नहीं हूं जो आप आजाद मानते हैं, जो इस देश में बड़ी क्रांति लाने वाला था वगैरह वगैरह। तो अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख मिलेंगे, डॉलर 1 रुपये के बराबर $1 हो जाएगा। नोटबंदी के बाद कोई टेररिस्ट के हाथ नहीं मरेगा क्योंकि हम ही टेररिस्ट हैं। तो ये सारी ये इनटू ब्रैकेट है, ये साइलेंट है, ये हुआ नहीं, बोला नहीं गया, लेकिन मैंने ऐसे, ये व्यंग है। तो ये सारे जो बातें हैं, उस बातों पर मैंने इतने इंटेलेक्चुअल उस टाइम में उस हर वक्त मैंने लड़ा हूं, और कई लोग लड़े हैं, आप और हमारे जैसे, कि उनको कन्विक्शन था कि ये सच है। यानी आप देखिए कोविड के टाइम में लोगों ने मेरे पिता तब जिंदा थे, वो बाद में 2024 आपको तो मालूम है कैंसर से उनका देहांत होगा। वो थाली बजाना और दिए जलाना है ना, उनको वो अस्वस्थ हो गया, मैं नहीं कर रहा हूं तो घर में किसी को करने नहीं दे रहा हूं। हाँ, वो एक्चुअली ना वो घूमने लगे घर में ऐसे अस्वस्थ होके, यानी थोड़ा दिमाग खराब हो जाता ना वैसे। मैं बोला बाबा हुआ क्या है? बोले नहीं ये करना चाहिए यार, वो बोला है ना मोदी ने, तो कुछ तो होगा बोले। तो इट्स अ मशीन जो आपके दिमाग को पूरी तरह से संक्रामक, कोविड भी एक मशीन थी। तो ये चीज क्या है? तो आप समझिए आपसे हर काम करवाया जा रहा है। बाजू वाला अब्दुल है ना, टेररिस्ट है। आप 25 साल बाजू अब्दुल में रहते हैं, ईद के घर आपको खाना आता है, दिवाली को उसको खाना है, अचानक एक दिन आपको पता चलता है बाजू वाला अब्दुल टेररिस्ट है। ये मोदी ने नहीं किया है, हाँ करने के लिए मोदी ने किया है। फिर आदित्यनाथ बोलते हैं, फिर हेमंत बिस्वा ने जो वैसे बोला आपने वो बोलते हैं, ये बोलते वो, दे आर ऑल पार्ट ऑफ दैट होल स्ट्रक्चरल मशीनरी। वो स्क्रू ड्राइवर है, कोई उसका ट्रांसमीटर है, कोई उसका फ्यूज है, कोई उसका बल्ब है। तो भागवत उसका निकाला गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा पार्ट है। तो आप समझिए भैया जी जोशी उसका ऐसा पार्ट है कि जिसको जंग लग चुकी है। दत्ता होसबड़े किंकर्तव्य मूड हो चुके हैं, ये मशीन में मेरा क्या स्थान है और आरएसएस का भविष्य क्या है। खैर वो फिर 600 ऑफिस बने, और जायोनिज्म का एक विशेषता है, और वो तो धर्म की भी उनकी विशेषता है, क्योंकि सबसे बड़ी पोर्नोग्राफिक कंपनी जो खुद सामने आकर मालिक चलाता है, वो उसका इंटरव्यू अब मैंने कल ही थ्रेड पे देखा था। तो वो जायोनिस्ट है, वो यहूदी है लेकिन जायोनिस्ट है। वो बोल रहा था कि पैसा कमाते हो, इसमें ये है कि हाँ, तो वो उसमें ये है कि आप मज़े करो, आप अय्याशी करो, आप धन दौलत किसी भी रास्ते से कमाओ, आप बच्चों को मारो, बूढ़ों को मारो, किसको भी मारो, नैतिकता कोई चीज़ है ही नहीं। अनैतिकता चल जाएगी, आप इमोरल हो तो भी चलेगा, जब तक आप जीत रहे हो इमोरल ही होना चाहिए। ये सारी सीख जो है वो उधर से आ गई है। ये सारी सीख आपको दिखा, आपको गाजा में दिखती है, ये सारी सीख आपको लेबनान में दिखती है, पूरे मध्य पूर्व को बर्बाद करने वाले प्रोजेक्ट में ये दिखती है। आप यही सीख यहाँ आ गई। अब अचानक समझ में नहीं आ रहा यार, कोल्हापुर मेरे गांव में कोकण में मुसलमान दुश्मन कब से हो गए यार। हम लोग बचपन में वो अंकल चाचा जो थे उनसे आम लेते थे, वो उनको किसी ने पीटा, तब मैं गुस्सा हो गया था, मैं जाने वाला था ना पद यात्रा के लिए। तो यार मैं समझ नहीं रहा हूं कि ये मोदी नहीं कर सकते। आप समझिए मोदी हम और आपसे ज्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं, और हम और आप जितने ही प्रिविलेज घर से आए हुए हैं, शायद कम ही प्रिविलेज होंगे, उनको स्ट्रक्चर्ड किया गया है उस मशीनरी को रिप्रेजेंट करने के लिए।
वो बलाढ्य लगते हैं, वो महान लगते हैं, वो विराट लगते हैं, वो है नहीं। उनके पीछे जो काम कर रहे हैं, जो हिंदुस्तानी है नहीं, जो हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, वो विराट है, वो बलाढ्य है, उनके पास असीमित संपत्ति है। अब उससे और क्या हो रहा है कि मोदी जी के साथ जो जाते हैं उनको अय्याशी के सारे साधन उपलब्ध होते हैं। तो स्वाभाविक रूप से एक ही लाइफ है यार, किधर पछड़े में पड़े, कहाँ ईडी के लाएंगे, कहाँ मारे जाएंगे, वही गोली मार के चला जाएगा, इससे मजे कर लेते हैं। अगर हम लोग बीजेपी में गए तो ना ईडी है, ना आईटी है, ना कोई मैं 50 हिंदू औरतों के साथ भी पकड़ा जाऊं तो भी मुझे दूसरे दिन क्लीन चिट मिलेगी। वरना मैं कुछ किया ही नहीं, टीसीएस में काम कर रहा हूं, मैं घर पे हूं और मुसलमान हूं तो भी मैं पकड़ा जाऊंगा। तो ये सारी चीजें मोदी और मोदी लोग के साथ ही नहीं कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं इस प्रोजेक्ट में क्योंकि उनको अय्याशी चाहिए। ये अय्याशी उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये देश में खून और पसीना सींच कर कई पीढ़ियों ने संपत्ति का निर्माण किया है, उसको लूट के आ रही है। वो लूट को ज़ायोनिस्ट ले जा रहे हैं। आपका क्रेडिट कार्ड, आपका जीपे, आपका कैश का ना होना, कैश को बुरा मानना, कैश को डिग्निटी खत्म करना, बैंकिंग सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा पैसा है ऐसा देखना, डिफॉल्टर बढ़ना बैंक के, ये सारे ज़ायोनिस्ट स्ट्रक्चर का हिस्सा है। वही हम इजराइल के साथ काम कर रहे हैं, वही पैसा हमारा हो रहा है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी आप समझिए केजी में थी, ये जो हो रहा है पीएचडी लेवल का लूट हो रही है भारत की। और आप जो देख रहे हैं आपको लग रहा है सब मोदी कर रहे हैं। इतने इंटेलेक्चुअल जीनियस अगर मोदी होते तो आइंस्टाइन के बाद मोदी ही थे। लेकिन अब यहाँ पर सवाल है, और ये बहुत लोगों का मन में भी रहता है कि जिस तरह से आपने अभी बहुत अच्छी तरीके से एक्सपोज किया, कभी वो कहते हैं कि उन्होंने 30 साल भिक्षा मांग के खाया, कभी 35 साल भिक्षा मांग के खाया। आती है देखिए, प्रोपागंडा का एक हिस्सा कंफ्यूज करना है। कभी मैं कहूंगा 30 साल भिक्षा मांगी, उस वक्त लोग इंप्रेस होंगे, यार इस आदमी ने कितना मेहनत किया है, 30 साल भिक्षा मांगी है। अगले दिन वो आपके ये सोच में नहीं आएगा कि ब्रांडेड जो लाखों करोड़ों का ड्रेस है वो दिन में 5 बार बदलते हैं। और बचपन में वो जब हम लोग, मैं चप्पल 11वीं कक्षा में पहनने लगा, ये एनसीसी के ड्रेस में शूज पहने हुए लेदर के, ब्लैक कलर के। और कहानी में ये कहते हैं मेरे मामा ने मुझे कैनवास बूट दी थे जब कैनवास आए नहीं आई थी। और इन्होंने डिजिटल कैमरा से फोटो तब खींची जब डिजिटल कैमरा नहीं आया। इनकी डिग्री माइक्रोसॉफ्ट की लिपि में जब तब छपी जब माइक्रोसॉफ्ट आई नहीं थी। तो ये एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। सो यू आर सो कंफ्यूज्ड कि आप झगड़ने लगते हो। ये कंफ्यूजन क्यों किया जाता है? क्योंकि एक सेंसिबल लॉजिकल सोचने वाला आदमी स्वाभाविक रूप से इस पे शंका जताता है और भक्त लोगों के साथ झगड़ने जाता है। तो भक्त लोग यही उल्टी सुल्टी बातें आपको कहते हैं, तो आपको वो कन्विंस नहीं कर पाते, लेकिन आपको कंफ्यूज तो कर देते हैं। तो ये प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो मोदी जी जो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं वो नीचे परकोलेट होती हैं, आखिरी आदमी तक जाती हैं। आखिरी आदमी तक वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो सुना है वो अलग अलग आर्गुमेंट के रूप में आपके साथ झगड़ा करते हैं। कभी मोदी जी संत है, कभी मोदी जी जितने स्टाइलिश आदमी ही नहीं है, कभी मोदी जी काले हैं, कभी तो गोरे हैं एकदम चिट्टे हैं। तो अब मोदी जी हैं क्या? तो मोदी जी है नहीं, प्रोजेक्ट है वो। मोदी जी एक बायोलॉजिकल इंसान का नाम है जो आप हम जैसे हैं। वो अपनी इंफीरियरिटी की वजह से एरोगेंट है, और जब गोरों के साथ या अपने से सशक्त और बलशाली आदमी के सामने जाते हैं तो वो हंसते हैं, और हिंदुस्तान में आते तो गुस्सैल चेहरा करते हैं, जो उनको कहा गया है कि देश की जनता आपको डरी रहे। क्योंकि सारी एनफोर्समेंट एजेंसी जो डीप स्टेट ऑपरेट कर रहा है, इंपोर्टेड यानी फॉरेन हैंड, उनका डर इनके चेहरे से बना रहे। लेकिन अब यहाँ पर मैं कई सारे हंसी उनको दूसरे की अंग्रेजी भाषा ना समझने की वजह से हंसने पड़ती है।
वो क्या लोगों के साथ, भारतीय लोगों के साथ वो हंसी बांट नहीं सकते? एक बार भी आपको नहीं दिखे, क्योंकि स्क्रिप्ट में वो नहीं है। आपको जिम कैरी की वो फिल्म मालूम है? मुझे अभी याद नहीं आ रहा है उसका नाम। वो जिम कैरी पैदा हुआ तब से उसको बड़ा करते हैं। जिम कैरी ने उसके लिए कैसे पैसे कम लिए थे। वो एक प्रोजेक्ट है, जिम कैरी को सिर्फ मालूम नहीं है, उसकी बीवी भी प्रोजेक्ट है, उसका एड भी प्रोजेक्ट है, उसमें वो उसको सुबह जो बॉर्नविटा दिया जाता है वो भी एक स्पॉन्सर है। ये है उसके, उसमें कुछ है किरदार सेम है, एक डैडी का रोल है, उसकी जीवन की कहानी लिखी गई है। उसमें क्या है कि जब लिखी जाती है तो उसमें गलतियां होती है। तो उसके डैडी है वही उसको एक बार साइकिल पे घूमते दिखते जो मर चुके हैं। तो वो शॉक हो जाता है, अपने डैडी कैसे साइकिल पे जा सकते हैं, वो मर चुके हैं, क्योंकि उसको दिखाया गया। वो फिल्म देखी नहीं आपने? वो यार वो जिम कैरी, आप वो करिए यार, निकालो यार, इसको ऐसा नहीं छोड़ेंगे यार। आज वो पूरा करके ही जाएंगे, प्रोजेक्ट पूरा करके जाएंगे हम। तो हम उस फिल्म का नाम आपको बता रहे हैं। तो जिम कैरी की उस फिल्म का नाम द ट्रूमन शो था। द ट्रूमैन शो, हाँ। तो ट्रूमैन शो में जिम कैरी जो है उसको मालूम नहीं वो कौन है। वो आखिर में दरवाजा फोड़ के जाता है तब उसको मालूम पड़ता होगा नहीं, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी जीवन में आने वाली स्त्रियों के उसके दोस्त, उसके साथ बियर पीने वाला आदमी, सब कंपनी ने हायर करके रखे। और जो प्रोडक्ट वो खा रहे हैं, पी रहा है, या बीच में वो अचानक समुद्र में सब मर जाते हैं, वही उसको दूसरे दिन साइकिल पे दिखते, क्योंकि किरदार है ना, तो वो वापस आते हैं। उनकी लिमिटेड संख्या है और ऊपर से नियंत्रित करने वाले लोग अलग हैं। आपको मालूम है ना, वो शूट कर रहे हैं पूरा उसका जीवन। तो द ट्रूमन शो, नरेंद्र मोदी शो। अब मैं इसमें यही पूछना चाहता था आपको कि अगर ये इतनी सारी स्क्रिप्टेड है और आपने खुद ने कहा, तो लोग कभी इनकी बात सुनकर ताली क्यों बजाने लग जाते हैं, थाली भी बजाते हैं, बैंक के बाहर खड़े भी हो जाते हैं, सवाल नहीं पूछते? बेरोजगारी है तो उसके लिए अब्दुल जिम्मेदार है, इनसे सवाल नहीं पूछा जाता। और अगर ये जलमुड़ी खाते हैं तब बड़ी बात बन जाती है, अगर ये जाते हैं लक्षद्वीप में तब बड़ी बात बन जाती है, बंगाल चुनाव है तो रविंद्रनाथ टैगोर बन जाते हैं, वो भी एक अच्छी बात है, तमिलनाडु में चुनाव आता है उनका अचानक से स्किन डार्क हो जाता है, वो भी एक अच्छी बात है, और हर एक चीज़ ये कर रहे हैं वो मास्टर स्ट्रोक है। तो क्या इतने लेवल का प्रोपोगंडा होता है? एक तो मीडिया खरीद लेना और ऐसा छवि बनाना, तो ये मीडिया छवि के बाहर खरीदने लोग के लिए क्यों जो हैं? पैसे हैं क्रोनीज को वही दिए गए हैं ना। ये अय्याशी का सामान उनके साथ किरदार निभाने वाले हर किसी को मिलेगा, वो कोई भी हो। यानी मैं उनका किसका नाम, आपको सबको नाम मालूम है। उनके मुख्यमंत्री जो है वो भी किरदार है, उनको अय्याशी के सारे सामान दिए गए। मुख्यमंत्रियों के साथी है, उनको भी दिए गए। देखिए, ये जो आपको लगता है कि ये जहां जाते हैं उसको मास्टर स्ट्रोक बोलते हैं, ये एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है हिंदुस्तान के साथ, और भयानक है, डिजास्टरस है। कैसे कि वो दीवार फिल्म में नहीं, मेरा बाप चोर है वाली, तो उसको चोर सारी यूनियन नहीं मानती, उसको ईमानदार मानती है। लेकिन प्रोजेक्ट द्वारा घुसाए गए, यानी कैपिटलिस्ट द्वारा घुसाए गए 5 लोग खड़े रहते हैं। पहले वो चोर होने की घोषणा करते हैं, धीरे धीरे लोगों का मन बदलने लगता है, लोगों को लगता है कि हाँ हो सकता है ये चोर, जैसे मुसलमान देशद्रोही हो सकता है, ऐसा लगने लगता है। तो धीरे धीरे पूरी जो न्यूट्रल या आम नागरिक है, जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, उनको भी वैसा ही लगता है। तो आपको जो लगता है मास्टर स्ट्रोक, वो मास्टर स्ट्रोक चिल्लाने वाले प्रोजेक्ट के आदमी है। तो पहले वो चिल्लाते हैं, फिर गोदी मीडिया के अय्याशी में डूबे हुए जो मालिक है, जो ये प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि उनको अय्याशी चाहिए, और जो उनके एंकर्स हैं वो चिल्लाने लगते हैं। फिर उनको देखने वाले हमारे चाचा, हमारे पिताजी थे, वो वैसे लोग थे, वो बेचारे आम आदमी थे, तो उनको लगता था इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे तो होगा भी मास्टर स्ट्रोक। अपने तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, होगा ये मास्टर स्ट्रोक ही है। तो वो होता है। तो आपको भयानक क्या लगता है कि इर्द गिर्द सब मुसलमानों के खिलाफ हो गए हैं, हिंदुस्तान पूरा कल तक नहीं था इस्लामोफोबिक हो गया है, आदिवासियों को वो कर रहे हैं, जंगल तोड़ रहे, कोई बोल नहीं रहा है, सब शांत है। ये फॉरेन हैंड है,
ये प्रोजेक्ट है, दिस इज मशीन, एंड इफ दिस इज मशीन, मशीन कैन बी डिसमेंटल। ये अकाट्य सत्य है। हाँ, ये रही भारत की बात। लेकिन जब नरेंद्र मोदी बाहर जाते हैं तो जैसे कि आपने कहा एकदम से हंसने लग जाते हैं, लोगों के हाथ पकड़ के खींचते हैं, कैमरा से अलग करते हैं। तो क्या विदेशी ताकतों को भी ये बात पता है कि उन्हें आप तारीफ कर दीजिए, आप उन्हें 1-2 अवार्ड दे दीजिए, उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बोल दीजिए, अच्छा लीडर बोल दीजिए, और वो आपके हर एक बात मानने को तैयार है? एक एग्जांपल देता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप के लिए कभी वो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, कभी वो कहते हैं कि नहीं, हर ट्वीट में वो हर राष्ट्र के प्रमुख को माय फ्रेंड लिखते हैं। हाँ, तो ऐसा क्यों? और ये बातें अगर दुनिया में भी तो लोग समझते होंगे कि ये शख्स को आप अगर तारीफ कर दें तो ये आपके प्रोजेक्ट्स पास कर देता है, या आपके लिए बाकी काम कर देता है, तो उसे किस तरह से देखें? और क्या इसका एक गलत फायदा दुनिया भर में उठाया जाता है? जैसे कि अमेरिका अब हमें कहता है हम रशिया से तेल ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, हम ईरान से रिश्ते कैसे हैं, इजराइल के मुद्दे पर हम बोले हैं नहीं, चीन अरुणाचल ले लेता है, अभी नेपाल भी आंखें दिखा सकता है, नेपाल आंखें दिखाता है। राम माधव जिस तरह से कहते हैं हम और क्या करें, आपने कहने पर हमने रशिया से लेना बंद किया, आपके कहने पर हमने राम माधव भी प्रोजेक्ट का हिस्सा है जी। We lagged behind. We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia, facing so much criticism from our Indian opposition. We agreed for 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed. Today, in the new trade deal also, we agreed for 18% tariffs, higher than what it used to be. I mean, average tariff. So where is India lagging behind in that? What are those issues that where India is not doing enough? That's a big question. Briefly, I know earlier today, for example, we got into some of the history of the civil nuclear. तो फिर क्या विदेशी ताकत इसका फायदा उठाते हैं, और किस तरह से इसका इम्पैक्ट आप हमारे देश पर देखते हैं? ये आप समझते हैं, मैं आपको बताता हूँ। विदेशी ताकत इसका फायदा नहीं लेती, मोदी का किरदार बनाया ही ऐसे गया है। इंदिरा जी को ऐसा कोई नहीं बना सकता था, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी और देशभक्ति और दिमाग था उनको। देखिए, बाहर जाके आपको समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, वो तो इतना सब कागज रखे, इतनी फाइल्स रखे हैं, जो फाइल के नीचे लाइट लगाकर फोटो खींचते हैं, तो जिसको समझ में आ रहा है उसको समझ में आ रहा है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है। जो समझ में नहीं आए, ऐसा किरदार भारत का मिलना था, जो भारत की दुर्भाग्य से भारत के आज़ादी के 70 साल बाद ज़ायोनिस्टों को मिला, तो उनका उपयोग कर रहे हैं। ये विदेश में जाकर एज अ पर्सन, देखिए, गांव का एक लड़का है, उसको अचानक ये सारा दिया, फिर बताया कि वो सब करना है, तो वो काम ही करेंगे ही, वो तो छोड़ो। लेकिन उनको वो एक्सटेम्पर लेवल पे या लैंग्वेज लेवल पे क्या करना है वो नहीं मालूम, तो वो कभी हंसते हैं, कभी गले लगाते हैं, कभी थपथपाते हैं, अपने ईगो को एक प्लेटो पर रखना चाहते हैं, इसलिए उनको सब करना पड़ता है। क्योंकि किरदार को कितना भी आप लिख के दो तो भी माइक्रो लेवल पे गलतियां रह जाती है, जैसे ट्रूमन शो में वैसे हो जाता है। फिर वो आपको हंसी आती है, तो वो हंसी इसलिए आती है आपको क्योंकि आपको समझता है, और आप बिना वजह बेवजह मोदी जी को उस बात से क्रिटिसाइज करते हैं, इससे प्रोजेक्ट को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपको लगता है कि मोदी जी बहुत बलाढ्य है, वो काट्य है, उनका कुछ बुरा कर नहीं सकते। एक्चुअली नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी अलग है और प्रोजेक्ट अलग है। मोदी खुद नहीं कर सकते कुछ प्रोजेक्ट का, तो प्रोजेक्ट का आप क्या करेंगे? मोदी को देखकर आपको प्रोजेक्ट को डिसमेंटल करना है, ना कि मोदी जी को। लेकिन ये जो पूरा नैरेटिव है इतना विरोधाभास है, मतलब हम इस पर बात कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि एक तरफ आप कहते हैं कि मैं फकीर आदमी हूँ, मैं 35 साल भिक्षा मांग के खाया हूँ, आपके आईफिल टावर पर पुराने वाले फोटोस आ जाते हैं, आप 10 लाख का सूट पहनते हैं जहाँ पे आपने नरेंद्र मोदी लिखा हुआ रहता है, फिर आता है कि आप मशरूम खाते हैं, फिर ऐसा आता है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, आप किसी से बात नहीं करते, आप अकाउंटेबल नहीं होते हैं, फिर अक्षय कुमार आपसे पूछते हैं कि आप आम खाते हैं, काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, दीपक चौरसिया पूछता है आप वॉलेट रखते हैं कि नहीं रखते हैं। यानी एक ऐसा इमेज बनाने की कोशिश की, ऐसी चीज़ें, ऐसी अलग अलग चीज़ें पूछना और इस तरह से कंफ्यूज करना कि आप फकीर आदमी भी हैं लेकिन आप 10 लाख का सूट भी पहनते हैं। नहीं, आपने इसमें एक गलत बात बोली। वो अकाउंटेबल और आंसरेबल नहीं है, ये सच नहीं है। वो
ट्रम्प को अकाउंटेबल है, आंसरेबल है, वो नेतन्याहू को आंसरेबल है, अकाउंटेबल है। इतना ही नहीं कि वहां की झूठे मेडल को भी वो लेकर फादरलैंड भी कहते हैं, वो चीन को आंसरेबल है, वो भारत की जनता को आंसरेबल है, क्योंकि भारत की जनता ने उनको बनाया ही नहीं है। उनको जिन्होंने वायसराय, गवर्नर जनरल जो भी भारत का बनाया है ना, उनको वो आंसरेबल है। आप समझ नहीं रहे हैं, वो आपको क्यों आंसरेबल होंगे? आपने उनको बनाया ही नहीं प्रधानमंत्री। अभी तक के प्रधानमंत्री आपने बनाए थे, जनता ने बनाए थे, उनको उस ताकतों ने बनाया, उस प्रोजेक्ट ने बनाया, तो उनको वो आंसरेबल है। उनके लिए वो कुछ भी करेंगे, उनको फादरलैंड कहेंगे, उनके पैर पे गिरेंगे, उनकी 10 गालियां आएगी तो भी जवाब नहीं देगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। जो अपने जनरल को कहेंगे जो उचित है वो करो, छोड़ देंगे हवा में। ये सारी चीजें इसलिए क्योंकि आंसरेबल है वो, अकाउंटेबल है वो प्रोजेक्ट को, जो ज़ायोनिस्टों का प्रोजेक्ट है, वो आपको और हमको आंसरेबल नहीं। भारत की जनता की लूट और भारत की लोकतंत्र की बर्बादी जो प्रोजेक्ट कर रहा है, उस प्रोजेक्ट को आंसरेबल है। लेकिन वो भारत की जनता जिसकी लूट हो रही है, जल जंगल जमीन लूटा जा रहा है, उनके लोकतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं, उसको आंसरेबल नहीं है। क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग नरेंद्र मोदी, एज ए ह्यूमन बीइंग नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर सकते। उनको अपने आकाओं से परमिशन लेनी पड़ती है, और जो आका बोले वही कर सकते हैं। तो आपको अकाउंटेबल होंगे कहां से? लेकिन ये हमारे देशवासियों को क्यों एक्सेप्टेबल होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे कि 2014 के पहले मनमोहन सिंह इतनी बातें करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तब भी उनको मौन मोहन, कमजोर प्रधानमंत्री कहा जाता था। 400 रुपये सिलेंडर होता था तो पूरा विपक्ष जो है रास्ते पर होता था। मुझे याद है सर, 1 रुपया टिकट बढ़ता था रेलवे का तो भारत बंद का आंदोलन किया जाता था। अब 100 रुपये के बाहर पेट्रोल है। देश के प्रधानमंत्री अकाउंटेबल नहीं है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज करते हैं। पहले तो लोकसभा में आके बात करते थे, अब तो केवल उन्हें जब भाषण देना होता है तब भी लोग खड़े होकर मोदी मोदी चिल्लाते हैं, वो आते हैं। ये हम क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, या हमारे लिए एक्सेप्टेबल कब से हो गया? हमें दुर्बल बनाया गया है। स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, पूरा देश को हाथ बीच में नहीं डाला है कभी, साइड साइड से लिया गया। 14 में सिर्फ विकास की बात की, किरदार ने क्या किया, पहले विकास की बात की, फिर हर एक के खाते में 15 लाख आएंगे, फिर यह कहा कि बाकी सब भ्रष्ट है, आपने विश्वास रखा, फिर कहा कि सोनिया इसका सबका स्विस बैंक में अकाउंट है। असल में स्विस बैंक चलाने वाले खरे एक्चुअली ज़ायोनिस्ट थे। ये कहकर लोग धीरे धीरे कुछ उनके साथ जुड़े, कुछ शंकित हुए, तो फिर बची विपक्ष में जो लोग थे जो शंका या लड़ सकते थे, उनको 1 by 1 यानी सिविल सोसाइटीज को दबाया गया, कुचला गया, नष्ट किया गया। FCRA उन्हीं सोसाइटीज को दिया गया जो ज़ायोनिस्टों को प्रोजेक्ट को सपोर्ट करे। फिर विपक्ष के सारे जो मेन नेता थे या तो मारे गए, उनके पार्टी के भी, या तो अचानक रहस्यमयी मौत हो गई उनकी। फिर जो बचे उनके पीछे ईडी लगी, IT लगी, और उनको कहा गया कि आप ED IT के से जेल में जाओ या अय्याशी करो ये प्रोजेक्ट में। तो उन्होंने पसंद किया कि मातृभूमि किसको देखी है, किसने, अय्याशी कर लेते हैं। उन्होंने बलिदान भूल गए वो अपने पुरखों का, तो वो अय्याशी कर रहे। वो राजनेता आप देख रहे सारे देश में अलग अलग विपक्ष के जो उनके साथ जाए। तो धीरे धीरे इस देश को बांटा गया। पहले हिंदू मुसलमान पे बांटा गया, क्रिश्चियन पे बांटा गया, फिर क्रोनीज और गरीब आदमी को बांटा गया, फिर लोगों की परचेसिंग पावर कम की गई, हाथ में लिक्विड मनी रहा नहीं, जीपे ईपे सब वो क्रेडिट पे गया, तो ब्याज आप भर रहे हो। फिर नौकरियां चली गई, लोग खाने के लिए बेहाल है। फिर ये हुआ कि लोग सवाल करने के बजाय अपने जीवन को सुधारने के लिए कोशिश करने, यानी मौत या सवाल, ऐसे दुविधा में आपको डाला गया। तो मौत से सवाल ना पूछे तो अच्छा है जिंदा रहने के लिए, तो वो करने लगे लोग। तो पूरे भारत का बर्बादी का एक पूरा प्रोजेक्ट जो है वो उसको अमली, जंगल तोड़ी जा रहे हैं। आपने देखा नासिक में जिस तरह से आरे में पेड़ तोड़े गए, जरूरी नहीं था,
वो तोड़ा गया क्योंकि प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ऊपर से वहां आया, वहां से यहाँ आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यानी मुखिया से लेके नीचे वाले मुखिया तक आ गया। वो सारे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये डिसमेंटल करने के लिए आपको प्रोजेक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, ना कि मोदी पे। मोदी एक व्यक्ति है, मोदी अमर नहीं है। उनकी जगह दूसरा किरदार भी आ सकता है। आया नहीं इसका मतलब आएगा नहीं है, ऐसा नहीं। मोदी आए नहीं थे तब आपको लगा नहीं था कि हिंदुस्तान की या लोकतंत्र को कोई आंच आएगी। तो आपको ये प्रोजेक्ट को समझना पड़ेगा, और ये प्रोजेक्ट और फॉरेन हैंड जो है, जिसके बारे में सचेत करने की आपको इंदिरा जी ने सबसे ज्यादा कोशिश की थी, जिनको इसी प्रोजेक्ट के तहत मारा गया। आपको मारने वाले अगर दिखे वो खलिस्तानी, लेकिन उसके पीछे कौन था वो मैंने बोला था ना, डेरिवेटिव्स ऑफ असैसिनेशन। ये किताब लोगों को देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए वाली। नहीं मिलती ना वो, मिलती नहीं है मार्केट। तो आप समझिए कि ये ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है। ये ट्रूमैन शो, मैं आज़ाद हूँ, ये सारी फिल्में आप देख लीजिए, आपको अपने आप समझ में आएगा। आप सोचेंगे कि नरेंद्र मोदी साहेब पे बोलना बंद कर देते हैं। हम काम करते हैं कि ये जो बर्बादी हुई है वो मशीनरी डिसमेंटल करें पूरी तरह से। मशीनरी डिसमेंटल हो जाती है तो मोदी वही आदमी है जो वड़ानगर में एक छोटा व्यक्ति हुआ करते हैं। लेकिन अभी जैसे उनको लेप चढ़ा चढ़ा के भगवान बनाया। लेकिन अभी जैसे जैसे समय गुजर रहा, हम क्या देखते हैं कि पहले के जो पॉलिटिशियंस होते थे, अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री होते थे, उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता था, वो एक उनकी एक अपनी पर्सनालिटी होती थी। अब आप नए जो सीएम आ रहे हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के, या अश्विनी वैष्णव का आप उदाहरण ले लें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुजरात में जो भाषण किया, मैं वही कह रहा हूं, मोदी जी के लहजे में, तो क्या वो प्रोजेक्ट का हिस्सा है। हाँ। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब गाड़ी चलती है तब तो ऊपर तार से बिजली लेती है, जब ब्रेक लगता है तब ये इंजन जनरेटर बन जाता है और ऊपर तार को वापस बिजली देता है। ये है आधुनिक तकनीक का कमाल, ये है हमारे पंत प्रधान जी का बड़ा विजन देश के लिए। वो IIT IIM में पढ़े हुए कुछ नहीं, उनको अंडू करने के लिए कहा। बोला पहली बात क्या है, मैं अगर राजू पुरोहित समझ ले कल मुझे मुख्यमंत्री बनना है, चलो आप इस प्रोजेक्ट में आप लायक हो, आप बुद्धि है आपके पास, आप एक्टिंग परफेक्ट कर सकते हो, आपको बनाते हैं। लेकिन आज तक जो आपने पढ़ा है वो अंडू करना है। जो जितना हम बोलेंगे वो फनी लगे, आप विदूषक लगे, आप मूर्ख लगे, वही बोलना है आपको। आपका बचपन से दोस्त सारे मुस्लिम हैं तो भी आपको उनके खिलाफ जाके रोज खून बहाना है। आपको जो काम दिया इसके बदले में आपको क्या मिलेगा? आपको भयंकर पैसे मिलेंगे। आप स्विस हरदीपपुरी का देखिए, आप स्विट्जरलैंड में घर ले सकते हैं, आप लंदन की 3-3 देशों के 4-4 देशों की, हरदीपपुरी की बात नहीं करो, किसी और की बात करो, मैं 4-4 देशों के सिटीजनशिप ले सकते हैं, आपको कोई टच नहीं करता क्योंकि सारा जायनिज्म की दुनिया है। तो ये आपको मिलेगा, आप मजे में रहेंगे, आपके बच्चे खूब पढ़ेंगे, विदेश जाएंगे, वहां आनंद में रहेंगे। सबके सब मोदी जी के करीब जो लोग हैं उनका आप निकाल के देखिए उनके बच्चे कहाँ हैं, वो किस प्रिविलेज लाइफ जीते, कैसी आदमी है तो औरतें मिलेंगी, हुरा यानी जो अफसर आए, और औरतें हैं तो आदमी मिलेंगे, गुलाम। तो आपको जो भौतिक सुख चाहिए इंद्रिय लोलुपता से, आहार, निद्रा, मैथुन और चिंता रहित, वो सब कुछ दिया जाएगा। शर्त एक ही है, आपका दिमाग जो है वो हमारे पास गुलाम रहेगा, हम आपको फिट करेंगे, वो दिमाग से आपको काम करना है। अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारामन, अमित शाह, खुद मोदी जी या बाकी सब लोग सिर्फ यही कर रहे हैं। भारत और ये लोग, इसका कोई रिलेशन नहीं है। भारत एक प्रोजेक्ट चला रहा है, ये लोग बस फेस है। लेकिन फिर इससे तो हमारा भविष्य जो है वो इतना चिंतित नजर आता है, और हर जगह पर जैसे कि आपने कहा पेड़ काटे जा रहे हैं, सब कुछ जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया जा रहा है,
आप जल जंगल ज़मीन को बर्बाद कर रहे हैं। पूरा का पूरा गढ़चिरौली हमने देखा है, महाराष्ट्र की बात कर लें, दिल्ली के पास के वो हिल्स की बात कर लें, आप कुछ भी देख लें देश भर में जिस तरह की नहीं, इसमें अय्याशी के लिए या अपनी पुरानी अय्याशी या पैसे बचाने के लिए महानतम लोग भारत के, जो हमारे लिए कभी भूषण हुआ करते, सुपरस्टार चाहे फिल्मों के हो या खेल के हो, सब शामिल हो गए। तो लोगों को, आम आदमी को लगता है यार वो भी शामिल है तो ये सच होगा, वो भी शामिल है तो सच होगा। प्रोजेक्ट का सबसे अहम डिपार्टमेंट प्रोपागंडा होता है, और प्रोपागंडा में उन लोगों को शामिल कर लेते हैं जिनका दशकों से इन्फ्लुएंस रहा है जनमानस पर। देश बर्बाद करने से पहले हमेशा ये करते हैं। नॉर्थ अफ्रीका को उन्होंने ऐसे ही बर्बाद किया, पूरे मध्य पूर्व को ऐसे बर्बाद किया। अब भारत की बारी। लेकिन फिर इतने ताकतवर जो लोग अरे जहां अमेरिका नहीं बचा इनके हाथ चंगुल से, वहां क्या हो रहा है आप देखो, तो भारत की क्या बात कर रहे हो। लेकिन फिर ऐसे ताकतवर और ऐसे लोगों से, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो पर्दे के पीछे हैं, जो किसी को भी छवि बना देते हैं, जो कल तक कोई कुछ था वो आज कुछ बन जाता है, कल तक हिमंता कांग्रेस का नेता था वो एक हो जाता है। तुम्हें बस इतना एक इसकी शर्त है, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा इंडिपेंडेंस तुम गिरवी रखो और दी जाएगी स्क्रिप्ट। कल से अब्दुल पे बात करनी है, परसों लहजे आपको एक नई ट्रेन हम दे रहे हैं, उसको एक लाइट होगा, नीचे भी लाइट, ऊपर भी लाइट। ऐसी बातें आप IIT IIM सीखकर करने लगेंगे। ये आपको प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के बाद करना है। उसके बदले में आपकी जो अनअकाउंटेड संपत्ति है, अनअकाउंटेड वीमेन इन योर लाइफ है, आपको अनअकाउंटेड आप जो भी खा रहे हैं, कर रहे हैं, बाहर के देश में कमा रहे हैं, आप भारतीय मूल्य व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं या भारतीय फॉरेन करेंसी एक्ट का उल्लंघन, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो फिर इससे लड़ेगा कैसे जब इतना ताकतवर ये पूरा सिस्टम है, और इससे लड़ने की क्षमता आप फिलहाल देखते हैं इस देश के लोगों में, ये नेता में। ये प्रोग्राम का आखिरी लाइन में फिर से एक दोहराता हूं जो आप भूल गए हैं, मशीन कैन बी डिसमेंटल करने के लिए वैसे लोग भी तो चाहिए। मुझे लगता है लोग हमेशा होते हैं, उन्हें ढूंढना पड़ता है, उन्हें एक दूसरे से कनेक्ट होना पड़ता है, बस। तो जब अगली बार हम देखें कि कोई कहे कि मैं बचपन में मगरमच्छ से खेला था, या मैं मुसलमानों के बीच में रहता था, या मैंने कभी बचपन में पढ़ाई छोड़ दिया, मेरी फोटोजेनिक मेमोरी थी, या मेरे पास कपड़े नहीं थे से लेकर मेरी माँ कैसे बर्तन मांजती थी, या ऐसी सब बातें आए, तो उसे कैसे। अरे मेरे ये प्रोजेक्ट की महानता मैं बताता हूँ। प्रोजेक्ट का हिस्सा RSS मेन है, स्ट्रक्चरल। मैंने यहाँ एक स्कूल जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, गांधी और सुभाष बाबू की तस्वीर उस स्कूल में हुआ करती थी। मेरी बेटी जब छोटी थी तब उस स्कूल में नहीं जाती थी, सामने वाले एक स्कूल में जाती थी, तो मैं जाता था छोड़ने के लिए। परसों में गाड़ी से आ रहा था, मेरी कांच नीचे की मैंने, कि बाजू से एक बाइक वाला जा रहा था तो लग सकती थी गाड़ी उसको, तो उसको बचा लिया। उसको कहा मैंने जरा थोड़ा साइड से चलाओ तो अच्छा होगा, क्योंकि रोड बहुत सिकुड़ा हुआ है। अचानक वो स्कूल के तस्वीरों पे मेरी नजर गई तो हेडगेवार और गोवलकर की तस्वीर थी, गांधी और सुभाष की। तो हमारे भी देश के आपको दिखाई नहीं देगी जो मुख्य कार्यालय है, वहां नेतन्याहू और मोसाद चीफ, उनकी फोटो है, वो दिखती नहीं। कुछ समय बाद जैसे अभी के फिल्मों में हमें नजर आती है, दिखती नहीं है, लेकिन है। इसलिए उनके खिलाफ बोल नहीं सकते। वहां वो उनके आका है, हमारे नहीं। हम बोलते हैं उनके खिलाफ, क्योंकि हमारे आका मोदी जी है, उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। तो उनके आका वो है, वो उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, ऐसा है। बिल्कुल। दर्शकों, आज ये वाला जो एपिसोड था ये इसलिए भी मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसमें बहुत अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश की कि आप क्यों बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। कब कोई कहता है 30 साल तक भिक्षा मांग के खाना, 35 साल तक भिक्षा मांग कर खाना, या फिर मेरे फादर ने मुझे वो दिया जलाने के टाइम, ताली बजाने के टाइम मुझे आके कहा था, राजू देखो अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी कोई मूर्ख नहीं है,
और मोदी जी प्रधानमंत्री है, वो खुद दिया जला रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, और तुम ये सब नहीं कर रहे हो, कोविड हो सकता है। ये उन्होंने बोला था, वो डायरेक्टर HR थे एक महान यानी कंपनी के, उन्होंने किताबें लिखी थी मैनेजमेंट पे। उनकी उम्र के ढलान पर 82 साल 81 साल के थे, उनको टेंशन आ गया कि अपने बच्चे का बुरा होगा ये सब नहीं किया तो, ये धार्मिक कुछ है, इसमें कुछ है। वो लॉजिकल, जीवन भर उन्होंने रैशनल थिंकिंग किया था, लेकिन उस दिन वो दबाव में आ गए, ये मैसेजिंग के दबाव। अरे देख रहे हैं सारे स्टार, सारे उद्योजक, यानी उनकी जो बॉम्बे चैम्बर्स में जो कंसर्टियम थे उसमें से मफतलाल और ये, वो महान है कि नहीं वो बात अलग है, वो तो मैं कभी माना नहीं उनको, लेकिन मेरे फादर मानते थे ना, तो वो बोलने लगे कि देखो ये सब कर रहे हैं, तुम नहीं कर रहे हो, गलत है, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। कोविड, मुझे 2 बार कोविड हुआ, डेल्टा और ओमिक्रॉन, लेकिन मैं मरा नहीं। और पिताजी मेरे एक्चुअली उसी टाइम में उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, और बाद में 3 साल बाद उनका अभी देहांत हुआ 24 में, लेकिन वो बात मैं कभी भूल नहीं सकता। तो ये प्रोजेक्ट कैसे चलता है, ये मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से इस लेवल पे भी कौन बता सकता। सही बात। इसलिए दर्शकों हमें लगा कि ये जो पूरी छवि बनाई जाती है, जो पूरा मैसेजिंग किया जाता है, और किस तरह से आप ही देखते हैं और आप सोचते हैं कि लोग इतने बेवकूफ़ या इतने पागल कैसे होते हैं, तो उसके पीछे किस तरह से पूरा पैसा लगाया जा रहा है। मैंने ये ट्रेन बनाई, ये आदमी IIT IIM किया है ऐसा लगता है। लोगों को ये वीडियो ट्रेन देखना चाहिए। अरे अश्विनी वैष्णव का वो भाषण आइडियल है, प्रोजेक्ट में एक कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले आदमी। मैं कोशिश करूंगा कि आप वो वीडियो शायद देखें, अगर हमारे पास होगा तो आपको दिखाया भी जाएगा। लेकिन किस तरह से मैसेजिंग किया जाता है, किस तरह से प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है, किस तरह से आपको झूठ को सच और सच को झूठ बताया जाता है। और जैसे कि राजू सर ने कहा कि 25 साल से जो आपके साथ में मुसलमान रहता है, वो अचानक से एक दिन में कैसे आतंकवादी बन जाता है, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि ये देश में कैसे कुछ लोग तय कर रहे हैं कि आप क्या सोचेंगे, आप कैसे रहेंगे। और सबसे महान चीज़ मैं आखिर में बोलता हूँ, 2013 तक यानी आज भी इवन हमारा दिल की धड़कन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख रहा है, उसकी बीवी गौरी है, हिंदू है, और हम विश्वास रखते कि लव जिहाद होता है। बिल्कुल, ये इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता आपको बताने के लिए कि प्रोपोगेंडा कैसे फैलाया जाता है और किस तरह से सब कुछ एक सोची समझी साजिश का कारण किया जा रहा है। ये इसलिए मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि एक बहुत ही खास एपिसोड होने वाला है। हमारे नॉर्मल टॉक से ज़्यादा ये कुछ एपिसोड ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए अमर रहते हैं, जिसे अगर आप 10 साल बाद भी उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ लोग थे जो लगातार इस झूठ को और इस पूरे दिखावे को समझ रहे थे, और उसी तरह से और इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा। हाँ। कई बार हमारे विपक्ष नेता राहुल गांधी मोदी जी कायर है वगैरह बोलते हैं, है सच बात, लेकिन उस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो है ऐसे इसलिए तो प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, इसीलिए उनको चुना गया, वरना शूर आदमी को कौन चुनता। तो प्रोजेक्ट में शामिल उनकी दादी को नहीं चुनते। सही बात है। प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए भी कुछ क्वालिफिकेशंस लगते हैं और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहरहाल इस वीडियो के जरिए हमारी कोशिश थी आपको समझाने के लिए कि क्यों चीज़ें अगर आपके आसपास हो रही हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, हाथ से बाहर जा रही हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, तो आप अकेले नहीं हैं। मुझे लगता है राजू सर, आज आपने कई लोगों के मन में जो सवाल उठते हैं लगातार अपने आसपास के समाज को देख के उसका जवाब देने की कोशिश की है। और सोहित एक बात बताता हूँ मैं, लोग सोचते हैं कि इतना बोल रहा है ये आदमी, क्या होगा ये वो। एक बात बताता हूँ मैं, जो प्रोजेक्ट का हिस्सा भी है लेकिन एंटी प्रोजेक्ट का भी ये हिस्सा है। मैंने ये बात दिमाग में डाल दी तो दुनिया सारी लाख कोशिश कर दे फिर अंडू नहीं होगा। हाँ। ये कीड़ा अब हमेशा गया। बिल्कुल, और यही कीड़ा हम आपके भी दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के ज़रिए। आज कमेंट सेक्शन में मुझे इंतज़ार रहेगा कि अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप इससे सहमत हैं तो ना केवल लाइक करें, हमारे इसे आपको लगता है कि अगर ये कीड़ा और लोगों में फैलना चाहिए तो उन्हें भी ये साझा जरूर करें। मशीन को डिसमेंटल करने का यही तरीका है, और इसलिए ये हम आपके सामने इस वीडियो को लेकर आ रहे हैं। दर्शकों, कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। राजू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज बहुत आर्टिस्टिक और ह्यूमर
और कहानी के जरिए ऐसे ऐसे बातें कह दी जो अगर लोग नहीं, समझ रहे हैं। आपको एक लाइन जो बोली गई है, मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, इसका मतलब क्या है? ये पूरा एपिसोड ये आज का एपिसोड जो है उसी पर है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो सारी चीजें थी आपको समझ में आई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप Thank जुड़े, you. आपने समय दिया और एक बहुत अच्छा एपिसोड दर्शकों के सामने हमने पेश किया। दर्शकों फिलहाल हम दोनों को आप दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।